आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी भाई भूपेंद्र यादव जी, जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहां आया हूं, श्री शेखर पटेल अध्यक्ष क्रेडाई, श्री बोमन ईरानी जी चेयरमैन क्रेडाई, श्री मनोज गौड़ जी पूर्व अध्यक्ष क्रेडाई, गौरव गुप्ता जी सेक्रेटरी क्रेडाई, श्री जी राम रेड्डी जी नवनिर्वाचित अध्यक्ष क्रेडाई और आज देश भर से क्रेडाई से जुड़े उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। मुझे जब बुलाया गया मैं समझ नहीं पाया कि क्रेडाई वाले गृह मंत्री को क्यों बुलाते हैं, क्योंकि एक प्रकार से मेरे पास जो मंत्रालय है उसका कोई बहुत लेना देना आप लोगों के काम से नहीं है। मगर शेखर जी ने जब कहा कि एक बहुत बड़ा वन हम लोग बना रहे हैं और 9000 एकड़ की भूमि में बना रहे हैं, तब मुझे लगा कि जाना भी चाहिए और बात भी करना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर्स भी हैं, एफिलेटेड इंडस्ट्रीज के सभी लोग भी हैं, बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कई सारे सीधे और प्रत्यक्ष रूप से इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने एक लक्ष्य रखा है कि 2047 तक जब भारत अपनी आजादी की शताब्दी मनाता हो, तब हम एक ऐसे भारत की रचना करें जो हर क्षेत्र के अंदर विश्व में सर्वप्रथम हो और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के एक बेंचमार्क पर पहुंचकर वहीं से एक लंबी छलांग लगाने का भी लक्ष्य हमारे सामने रखा है। और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पिछले 11 साल में नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ढेर सारा काम हुआ और बहुत अच्छे परिणाम भी मिले हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसका कंसेप्ट हम लेकर आए। मैं थोड़ा डिटेल बात करूं तो भारतमाला, सागरमाला, पर्वतमाला, गति शक्ति मास्टर प्लान, कई प्रकार के नए इनिशिएटिव ने हमारे अर्बन डेवलपमेंट को और इंफ्रास्ट्रक्चर को न केवल स्ट्रक्चर करा, दुनिया के सबसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर रखने वाले देशों के नजदीक जाने के लिए एक रोड मैप बनाने का काम किया है। और ये 11 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट, इसमें कई सारे इनिशिएटिव भी लिए गए हैं, पॉलिसीज भी बनाई गई हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन में सरलता भी लाई गई है और एक संवाद कर कभी जिनको सार्वजनिक रूप से मिलने में लोग संकोच करते थे, उनको देश के विकास का महत्वपूर्ण अंग मानकर संवाद प्रस्थापित कर हर क्षेत्र के हर्डल्स दूर करने का हमने प्रयास किया है और इसके बहुत अच्छे नतीजे हमें मिले हैं। आज यहां पर डेवलपर्स, पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री के विशेषज्ञ, कई सारे लोग उपस्थित हैं। मैं बाद में डिटेल बात करूंगा,
मगर सबसे पहले मैं क्रेडाई को बहुत बहुत अभिनंदन और साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने 20 लाख पौधे लगाकर 25 गांवों की 9,000 एकड़ बंजर भूमि को फिर से हरा भरा करने का काम किया है। और यह वो क्षेत्र है जहां से हमारी कई पवित्र नदियां निकलती है। कुंभ स्थान का रख रखाव भी यहीं से निकली हुई नदियां करती है। और एक प्रकार से पूरे दक्षिण भारत में जो पानी का स्रोत माना जाता है, वो सह्याद्री के एक बड़े हिस्से को आपने हरा भरा करने का काम किया है। मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हम जब भी किसी भी कोई भी डेवलपर किसी भी अपने यूनिट को डिजाइन करे, तब इसके लिए थोड़ा ग्रीन एरिया जरूर दिमाग में रखकर डिजाइन करें। इसके लिए कोई आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्टेड नहीं होगी, क्योंकि आपको कुछ जगह तो छोड़नी ही छोड़नी है। मेरा आग्रह इतना है कि स्ट्रक्चर वहां पर पौधे लगाने की हम व्यवस्था कर लें। हम जिस जगह को डेवलप कर कर जिनको पूरा जीवन व्यतीत करने के लिए दे रहे हैं, जिनके बिजनेस के लिए दे रहे हैं, वो लोग एक अच्छे एनवायरनमेंट में बिजनेस करें। इतनी संवेदना के साथ अगर हम करते हैं तो अभी जो आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है 9,000 एकड़ का, इससे कई गुना ज्यादा फॉरेस्टेशन अपने आप हो जाएगा। अगर देश का हर डेवलपर अपने हर क्रिएशन के अंदर 100 अच्छे वृक्ष जब बिल्डिंग बन रही हो तभी लगाने का प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम होगा और एक जगह पे फॉरेस्ट से ज्यादा फायदा इससे होगा। आज मैं क्रेडाई के वार्षिक सम्मेलन में आया हूं, तब 1999 से लेकर आज तक आपने हाउसिंग और हैबिटेट को आगे बढ़ाने का आपका लक्ष्य सातत्यपूर्ण तरीके से अचीव किया है। क्रेडाई ने हमेशा कोड ऑफ कंडक्ट और नैतिक प्रथाओं को सर्वोपरि रखा और क्रेडाई के कारण ही एक जमाने में डेवलपर के काम को बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता था। आज डेवलपर के बिजनेस को क्रेडिट देने का काम क्रेडाई ने किया है। हमारी बैलेंस शीट सिर्फ अच्छी होना जरूरी नहीं है, हमारे काम के बारे में समाज के अंदर साख अच्छी होना बहुत जरूरी है। हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, ये इमेज हमारी बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। और मैं मानता हूं कि क्रेडाई भारत की निजी रियल एस्टेट डेवलपर की एक शीर्ष संस्था बनकर इस क्षेत्र को स्ट्रक्चर और स्वीकृत क्षेत्र बनाने में बहुत बड़ा काम क्रेडाई ने किया है। इसके लिए आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मित्रों, क्रेडाई 21 राज्यों के 230 शहरों में और लगभग 13,000 से ज्यादा डेवलपर्स का एक विशाल वटवृक्ष आज बना है। और आपने एक प्रकार से 25 साल पूरे कर आपने इस क्षेत्र के अंदर क्रेडाई की जरूरियात को भी 25 साल तक काम करता है, तब न केवल ये अपने 25 साल पूरा करता है, इस क्षेत्र के लिए वो संगठन जरूरी है, इसको भी एस्टैब्लिश करता है। वृक्षारोपण, कौशल विकास, ग्रीन बिल्डिंग, स्वास्थ्य, आपदा राहत, कई सारे क्षेत्रों में आपने मानवीय चेहरे को भी उजागर किया है। लगभग 3 लाख से अधिक मजदूरों का प्रशिक्षण किया है। इसमें मैं आपको थोड़ा ज्यादा आग्रह करना चाहूंगा। ये 3 लाख का
अंक बहुत छोटा है। क्या हम प्रशिक्षण के ऐसे मॉड्यूल बना सकते हैं कि हमारी साइट पर छोटे से छोटा काम करने वाला व्यक्ति, वो बहुत बड़ी कोई स्किलिंग करने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी युक्तियों से उनका स्किलिंग कर कर इसके शरीर का कष्ट हम कम कर सकते हैं क्या? आपके यहां से ही कोई व्यक्ति ध्यान से अगर उसको काम करना सिखाएगा तो आपका आउटपुट भी बढ़ेगा और उसका कष्ट भी कम हो जाएगा। आप कल्पना कर लीजिए कि इस क्षेत्र में कितने मजदूर काम करते हैं और उसमें 3 लाख का आपने स्किलिंग किया है और 2.5 लाख का और करने का आपका प्लानिंग है। मुझे लगता है कि स्किलिंग में हमें जिसकी जरूरत है इसका स्किलिंग करने की जगह मजदूर को जिसकी जरूरत है ऐसा स्किलिंग पर हमने ज्यादा फोकस करना चाहिए और बहुत त्वरा से करना चाहिए। कुछ संस्थाओं को आप जोड़ लेंगे तो बहुत सरल तरीके इसके होते हैं। मुझे तो ज्यादा इसका बहुत अनुभव नहीं है, मगर मैं गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष था, तब विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद में बन रहा था और वहां पर L&T को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इन्होंने स्किलिंग के अनेक छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए थे जिससे मजदूर को बहुत रिलीफ मिल रही थी और उनको कोई तकलीफ नहीं थी। मजदूर की एफिशिएंसी बढ़ी थी। एक प्रकार से उनका भी काम होता था और मजदूर का भी काम होता था। मुझे लगता है इस दिशा में थोड़ा विचार करना चाहिए। आप सभी लोग जो काम कर रहे हो उसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। भारत में शहरीकरण 1/5 से बढ़कर हम 1/3 तक पहुंच चुके हैं। 2035 तक वो 40% होगा और जब हम आजादी की शताब्दी मनाएंगे 2047 में, तब देश की 50% आबादी शहर में रहती होगी। ये आपके क्षेत्र का बहुत बड़ा पोटेंशियल दिखाता है और लगभग 50% आबादी जिस क्षेत्र में रहती हो, अर्बन क्षेत्र में, इसके हाउसिंग की व्यवस्था का जिम्मा आपके सिर पर है। मैं कोई बोझ डालने आप पर नहीं आया हूं। हमारा जिम्मेदारी बड़ा होना बुरी बात नहीं है, परंतु हमारी जिम्मेदारी के लिए अपने आप को तैयार करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर इसी तरह से हम बहते जाएंगे तो शायद वर्ल्ड क्लास हाउसिंग की जो कल्पना हमारी है वो हम न दे पाए। बढ़ते शहरीकरण के साथ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन हाउसिंग दोनों बढ़ेगा और जब अर्बन हाउसिंग का सैचुरेशन रेशियो लाना है तब एफोर्डेबल, इको फ्रेंडली और बेहतर जीवन स्तर वाले हाउसिंग की दिशा में क्रेडाई ने एक टीम बनाकर ढेर सारे लोगों को, ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस को जोड़कर एक स्ट्रक्चर विचार करना चाहिए कि आने वाले 25 साल में हर लेवल के कितने प्रकार के लोगों को अर्बन हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी और हाउसिंग की वेरासिटी किस प्रकार से तय की जाए कि जिससे सभी को रहने का घर मिले। भूपेंद्र जी ने ढेर सारी बातें आपको बताई है। अप्रूवल को हमने तेज किया है, ट्रांसपेरेंसी लाए हैं और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस, समय निर्धारित अप्रूवल, ऑनलाइन ट्रैकिंग और डिजिटलाइज रिकॉर्ड, इसने इस क्षेत्र के अंदर एक ट्रस्ट आर्किटेक्चर का बिल्ड किया है और हम इसको बहुत तेज गति से आगे भी बढ़ाने वाले हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को होने वाला है। मित्रों, आज मैं रेरा के लिए भी जरूर बात करना चाहूंगा
क्योंकि रेरा जब सोचा गया और रेरा जब इम्प्लीमेंट किया गया तब मैं सरकार के हिस्सा नहीं था, मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। उस वक्त इतने सारे डेवलपर्स श्री अरुण जेटली के घर पर आकर उनको घेरे थे, मैं भी मिलने गया था। इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारी कठिनाइयां इतनी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा वो। और आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो आप सभी के कामकाज को स्मूथ बनाने में रेरा का बहुत बड़ा योगदान है, एक कोई नकार नहीं। मगर हम रेगुलेशन को रिस्ट्रिक्शंस मानते हैं तो तकलीफ होती है। रेगुलेशंस जो होते हैं वो हमेशा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को बढ़ाते हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाते हैं और कस्टमर को अच्छी सुविधा की गारंटी देते हैं। तो रेगुलेशन का एक हिसाब से हमेशा स्वागत करना चाहिए। अब आप ऐसा मत मानना कि मैं कोई अगले बड़े रेगुलेशन आने वाले हैं इसकी भूमिका बांध रहा हूं, मगर आए तो भी इसको सरलता से लेना चाहिए। और एक ऐसी सरकार है जो हमेशा संवाद के लिए खुली रहती है, संवाद के लिए तैयार रहती है। कोई भी रेगुलेशन लाने का उद्देश्य सरलता बढ़ाना होता है। जब मैं कहता हूं सरलता बढ़ाना होता है तो आइदर और साइड पर सरलता बढ़ाना होता है, आपके कस्टमरों के लिए भी और आपके लिए भी। तो अगर रेगुलेशन फर्स्ट दृष्टि में, प्रथम दृष्टि या ठीक नहीं लगते हैं तो इसका विरोध करने की जगह संवाद करना चाहिए। ये कोई अंतिम चीज नहीं होती है, बदलाव होते हैं। कई सारे बदलाव हमने किए भी है, जीएसटी से लेकर कई ऐसे कानून हैं जिसमें सरकार ने स्टेक होल्डरों के साथ चर्चा कर बदलाव किए। मगर एक रेरा सुधार इस क्षेत्र में एक स्ट्रक्चरल ब्रेक थ्रू था, ऐसा आज पूरी दुनिया मान रही है। होम बायर्स के हितों की रक्षा, निष्पक्ष लेन देन और गुणवत्ता युक्त निर्माण ये सुनिश्चित करने की दिशा में रेरा ने इस देश में बहुत अच्छा काम किया है। और मित्रों, आज 35 राज्यों में अपील का प्राधिकरण भी गठित हो चुका। लगभग 1,10,000 डेवलपर्स इसके अंदर रजिस्टर हुए हैं। और आपके भी अनुभव में आता होगा, हम तो पब्लिक के जनता के बीच में रहते हैं, जब किसी भी स्कीम पर रेरा अप्रूव या रेरा रजिस्टर का बोर्ड होता है तो उसको बुकिंग करने में जरा भी देर नहीं लगती है, डर भी नहीं लगता है। और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी बात है, इससे हमें बहुत फायदा किया है। सरकार ने जीएसटी के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई एक सेक्टर को फायदा कराया है तो वो आपका फैक्टर। आप लोग सहमत नहीं होंगे, मगर मैं धीरे धीरे बताता हूं आपको। और ये इसलिए करा है कि आप सामान्य मानवी के रहने की सुविधा का, इसकी आकांक्षा का, इसके स्वप्न की परिपूर्ति करती है। अफोर्डेबल हाउसिंग पर हमने जीएसटी को 8% से 1% पर कर दिया, 1% कर दिया। आवास परियोजनाओं में 12 से घटाकर 5 कर दिया। सीमेंट जो आपका बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है उस पर 28% से 18% करेगा। संगमरमर, ग्रेनाइट, रेत, चूना, ईंट 12 से 5%। बांस, फ्लोरिंग, लकड़ी के उत्पादों पर 12 से 5%। और कुल मिलाकर मैंने किसी को काम दिया था, आज सुबह ही मुझे देकर गया कि एक बिल्डिंग बनती है तो लगभग ये नए सुधारों से ही 5 से 7% की कमी की संभावनाएं बन गई हैं। अब मित्रों, ये काम जो किया है वो आपको लोगों को सुविधा देने के लिए ज्यादा स्पेस देता है। हमने
इस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए निर्माण परियोजना में 100% FDI ऑटोमेटिक रूट से भी परमिशन दिया है और नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड EBR लगभग 60,000 करोड़ रुपए का हमने जारी किया है, क्योंकि सरकार समझती है कि इस सेक्टर का महत्व क्या है और इस सेक्टर के माध्यम से ही हर व्यक्ति को अपना एक घर हो, ये स्वप्न और ये वादा जो नरेंद्र मोदी जी का है वो हम पूर्ण कर सकते हैं। क्या हम क्रेडाई के माध्यम से इतना कर सकते हैं कि बड़ी योजना बनाने वाले कितने भी बड़े स्तर के डेवलपर क्यों न हो, साथ में एक लो कॉस्ट हाउसिंग बनाना शुरू करें। और अगर इसको हम अपने सेक्टर की एक रिक्वायरमेंट के रूप में लेते हैं तो आने वाले दिनों में एक चमत्कारिक परिवर्तन आएगा। जो किराए पर रहता है, ये छोटा सा अपना घर लेते ही जब थोड़ा ज्यादा पैसे बचा लेगा, वो बड़े घर की ओर जरूर जाने वाला है। इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर हर व्यक्ति को अपना एक घर मिले, इस दिशा में आपने जाना चाहिए। नेशनल बिल्डिंग कोड NBC 2016 BIS के भी कोडिंग हमने की है, ढेर सारे हमने सुधार किए। जो भूपेंद्र जी ने काफी कुछ कह दिया है, मगर मैं जरूर कहना चाहूंगा नेट जीरो के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी आप लोगों ने बहुत जिम्मेदारी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स, ऊर्जा सक्षम डिजाइन, वाटर रिसाइकलिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सिस्टम, साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट, इसको क्या हम हाउसिंग का न्यू नॉर्मल बना सकते हैं। डिजाइन का हिस्सा सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं होता है, आप रहने वाले की सेफ्टी को कैलकुलेट करने के लिए कितना लोहा चाहिए, कितना सीमेंट चाहिए, ये सब तो गिनते हैं, मगर उसकी अच्छी लाइफ के लिए ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स, ऊर्जा सक्षम डिजाइन, वाटर रिसाइकलिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट, ये सबको क्या अपने डिजाइन का हिस्सा बना सकते हैं। और कोई ज्यादा कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं आती है, इस पर कई लोगों ने काम भी किया है। और कॉस्ट थोड़ी बहुत बढ़ेगी भी तो आपकी डिजाइन को देखकर इसको लेने वालों की संख्या भी बहुत बढ़ेगी। मित्रों, आने वाले दिनों में हमें लैंड मार्केट को अधिक पारदर्शी बनाना पड़ेगा। सरहद शहर अब लैंड बैंकिंग और सट्टात्मक होल्डिंग से बाहर आना पड़ेगा। मैं तो चाहता हूं कि सभी लोग तय कर ही करें, तो सरकार को कोई रेगुलेशंस लाने की जरूरत ही न पड़े। जो चीज अपने आप ही रेगुलेट हो जाती है, इसमें क्यों रेगुलेशन लाना। हमने आने वाले दिनों में अपनी विश्वसनीयता को और बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बड़ी मजल इस क्षेत्र ने काटी है और भी हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सरकार ने भी अर्बन डेवलपमेंट के लिए मेट्रो ट्रेन से लेकर फ्लाई ओवर्स के जाले बुनने से लेकर रोड्स बनाने से लेकर इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से लेकर कई सारे ऐसे काम किए हैं जो सीधे आपके क्षेत्र के फायदे में नहीं दिखते हैं, मगर शहर को रहने जैसा बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और आप आजकल के किसी भी सिटी के डेवलपमेंट को देखेंगे तो इसमें सारी चीजें जो मैंने गिनाई वो जरूर आपको दिखाई पड़ेगी। वो अंततोगत्वा आप सबके बिजनेस के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाते। कोई भी शहर अगर रहने लायक बनता है तो आपके बिजनेस को इससे फायदा ही फायदा है। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में
बहुत विजन के साथ आगे बढ़ रही है और विजन का बहुत बड़ा हिस्सा एक रिस्पॉन्सिबल डेवलपर है जो आप हो। तो हम सब भी क्रेडाई और ऐसे संगठनों के माध्यम से छोटे छोटे समूहों में एकत्रित आकर रिस्पॉन्सिबल डेवलपर बनने की दिशा में हम सब आगे बढ़े। आप लोगों ने आज मुझे और भूपेंद्र जी को यहाँ बुलाया, आप लोगों से बात करने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार ये फॉरेस्टेशन के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। डेफिनेटली कॉल्स फॉर ह्यूज स्टैंडिंग ओवेशन, जोरदार तालियां और इसी तरीके से तालियां बरकरार रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित शाह जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, गवर्नमेंट ऑफ